वेलकम टू ट्यूशन टाइम। आई एम राजेश वर्मा एंड वी आर स्टडिंग फिजिक्स ऑफ 12th क्लास। पिछली क्लास में हमने एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपने कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, इन अ हेड ऑन कोलिजन बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ गोल्ड न्यूक्लियस द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज 4 × 10⁻14 मीटर। फाइंड द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इन MeV। एक अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया गया है गोल्ड न्यूक्लियस पर, वो उसके पास जाता है और अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में बहुत हो जाती है तो अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अल्फा पार्टिकल मोमेंटरली रुकता है और उसके बाद वापस चलता है। जितना उसके नियरेस्ट चला जाता है, जब वो उसके नियरेस्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है, तब न्यूक्लियस के सेंटर और अल्फा पार्टिकल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। हमें इस न्यूमेरिकल में गोल्ड न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गिवन है। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं R0 से। द वैल्यू ऑफ R0 इज 4 × 10⁻14 मीटर। इतना सा डाटा देकर हमसे पूछा गया है फाइंड द एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की निकालनी है MeV में। थ्योरी के टाइम हमने इसका फार्मूला देखा था, काइनेटिक एनर्जी व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज वेरी फार अवे इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल व्हेन इट इज क्लोजेस्ट। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और हाफ mu² is equal to potential energy 1/4πε0, charge of the alpha particle 2e, charge of the gold nucleus Ze divided by R0। यहां पर हमें R0 की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है। 1/4πε0 हम लोग जानते हैं 9 × 10⁹ होता है। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम और Z एटॉमिक नंबर फॉर गोल्ड न्यूक्लियस होता है 79। इस सारे डाटा को आपने इसमें पुट करना है। R0 की वैल्यू दी गई है, लॉग टेबल और अदरवाइज किसी और कैसे भी कैलकुलेशन कर आपको हाफ mu² की वैल्यू को फाइंड करना है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा SI यूनिट में, दैट इज जूल्स में। पर ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में एक बात और पूछी गई है, वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट इन MeV। तो आपको जूल के रिजल्ट को 1.6 × 10⁻13 से डिवाइड कर इन MeV कन्वर्ट भी करना है। यह भी ध्यान रहे। आपका आंसर आएगा 5.69 MeV। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, assuming that protons and neutrons have equal masses, find how many times nuclear matter is denser than water। हम ये मानकर चल रहे हैं इस न्यूमेरिकल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास लगभग बराबर होता है। हमें यह फाइंड करना है कि न्यूक्लियस में जो मैटर भरा हुआ होता है वो वाटर से कितने टाइम्स ज्यादा डेंसर होता है। कुछ डाटा साथ में दिया गया है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 1.2 × 10⁻15 × 8⁻1/3, जहां पर A एटॉमिक मास है या न्यूक्लियर मास है। मास ऑफ न्यूक्लियन यानी कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का मास 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम है। जो डाटा गिवन है पहले हम उसको नोट करें। हमें गिवन है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 1.2 × 10⁻15 × 8⁻1/3, मास ऑफ प्रोटॉन nearly equal to mass of neutron, that is mass of one nucleon, and its value is given 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये 1 AMU के नियरली इक्वल है। हमें फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डेंसिटी ऑफ वाटर से कितने टाइम्स ज्यादा है, या इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। वाटर की डेंसिटी की वैल्यू तो हमें पता है 1 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या बचती है, किसी तरीके से न्यूक्लियस की डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितनी होगी, इट विल बी मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को एक रफली एक स्फीयर कंसीडर कर लें तो इसकी वॉल्यूम आएगी 4/3π रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब। जहां तक मास की बात है
अगर हमें सारे न्यूक्लियॉन्स का नंबर पता हो तो उससे हम एक न्यूक्लियॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरे न्यूक्लियस का मास मिल जाएगा। सो मास ऑफ न्यूक्लियस इज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। देखें इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज हमें पता है। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इज गिवन, इट इज 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास नंबर तो A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 4/3 पाई। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज दिस। इसका हम क्यूब करेंगे तो a टू द पावर 1/3 का क्यूब a हो जाएगा। हमारा रिजल्ट आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इसका क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर 1/3 का क्यूब। ये a हो जाएगा और ये इस a को कैंसिल कर देगा। अब बाकी सभी वैल्यूज जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इनको सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएगी और बाद उसको 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो न्यूक्लियर डेंसिटी और वाटर डेंसिटी का रेशो आ जाएगा। आप इसे खुद कीजिएगा और आपका आंसर आना चाहिए 2.3 इंटू 10 टू द पावर 14। इट मीन्स न्यूक्लियस या न्यूक्लियस का मैटर वाटर से इतने टाइम्स ज्यादा हैवी होता है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस भी कम पड़ जाते हैं। न्यूक्लियस रिजल्ट निकलता है वाटर से या कॉमन लाइफ में पाए जाने वाले मटेरियल से बहुत 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 ही ज्यादा डेंस होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस इन द वैक्यूम। वैक्यूम में दो प्रोटॉन्स को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा गया है। हम ये जानते हैं कि नेचर में चार फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। वीक फोर्स तो एक पर्टिकुलर केस में ही अपीयर होती है जब इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स केवल तभी एग्जिस्ट करती है जब न्यूक्लियॉन्स या पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यहां पर ऐसी दोनों सिचुएशंस नहीं है, इसलिए दोनों प्रोटॉन्स के बीच में पहले तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की फोर्स होगी और साथ ही साथ क्योंकि प्रोटॉन्स का कुछ मास भी है इसलिए इनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी होगी। नाउ प्रोटॉन्स हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। हमें इन दोनों फोर्सेस का रेशियो फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फोर्स ग्रेविटेशनल। हमारे पास दो प्रोटॉन्स हैं और वो r डिस्टेंस पर, डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हम उसको r मान रहे हैं। इन दोनों प्रोटॉन्स का चार्ज E के इक्वल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स होगी न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। पहली बात तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। इट मींस हमारा रिजल्ट इनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए न्यूमेरिकल में डिस्टेंस दिया भी नहीं हुआ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 and Q2 both are equal to charge of one electron which is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम और ये दो बार है इसलिए इसका स्क्वायर हो गया। G की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल में गिवन है 6.67 into 10 to the power minus 11। रह गया कौन? मास ऑफ वन न्यूक्लियन। मास ऑफ वन प्रोटॉन और न्यूक्लियन इज 1.67 into 10 to the power minus 27। इस न्यूमेरिकल में मास ऑफ प्रोटॉन नहीं गिवन, तो मैंने जैसा आपको कई बार कहा कुछ फंडामेंटल वैल्यूज हैं जो हमको याद रखनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यू दो बार आ रही है इसलिए इसका भी स्क्वायर करेंगे। इस सारे रिजल्ट को कैलकुलेट कर कर अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 36 आपका रिजल्ट आएगा। किस किस का रेशियो आपने निकाला है? Fe एंड Fg का। इट मींस Fe न्यूमेरिकल तो आपका यहां खत्म हो गया। इट मींस Fe इज इक्वल टू 10 to the power 36 टाइम्स Fg। दो प्रोटॉन्स में वो किसी भी डिस्टेंस पर पड़े हुए हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 to the power 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगी। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जब अपीयर होगी तो बिल्कुल हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, वो किसी भी तरह का कोई रोल प्ले नहीं करेगी। इसीलिए जब हम न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो वहां पर हम केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रोल देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बिल्कुल बात भी नहीं करते। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रिपल्शन के कारण से प्रोटॉन्स दूर जाना चाहते हैं, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होना चाहता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स अपना रोल प्ले करती है। तो ध्यान रहे न्यूक्लियस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल इसलिए नहीं होता बिकॉज इट इज मैनी टाइम्स weaker than the electrostatic force or any other force present inside the nucleus.
ये मैंने कुछ और न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, आइए इन्हें सॉल्व करें। पहला न्यूमेरिकल है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस Fe2656 from the following data. Mass of one hydrogen atom is this, mass of neutron is this, and mass of this atom, Fe atom, is this. From this data we have to calculate binding energy of the nucleus. Binding energy होती है mass defect into 931.5 MeV provided mass defect is in AMU, और हमारे क्वेश्चन में सब कुछ AMU में गिवन है। मास डिफेक्ट का फंडामेंटल फार्मूला होता है मास ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम प्रेजेंट कर रहे हैं XZA से। पर इतने एक्सप्रेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे न्यूमेरिकल में मास ऑफ प्रोटॉन तो गिवन नहीं है, और हमारे न्यूमेरिकल में मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम गिवन है, वो इस एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा। तो जैसा मैंने आपको थ्योरी में बताया था, हमें इस एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करना होगा। अगर तो आपको फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2 लाइन्स लगेंगे, हम इसको डिराइव कर लेते हैं। Z इंटू एम पी ए माइनस जेड इंटू एम एन एम एक्स जेड ए। हम इसमें Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड और Z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, Z कॉमन लेने पर रह जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। Z टाइम्स मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम प्लस A माइनस जेड इंटू एम एन, माइनस कॉमन ले लेने पर रह जाएगा एम एक्स जेड ए प्लस जेड एम ई। मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ Z इलेक्ट्रॉन्स। जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड कर दें तो पूरे एटम का मास बन जाएगा। इट मींस Z टाइम्स m हाइड्रोजन A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ XZA, बट नाउ दिस इज नॉट न्यूक्लियस बट दिस इज एटम। अगर हम केस लें Fe 2656 का, तो इसमें Z है 26 एंड A है 56। हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। आपने सभी वैल्यूज को 931.5 से बाद में मल्टीप्लाई होते दिखाना है। बाइंडिंग एनर्जी विल बी Z इज 26 इंटू मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम प्लस A माइनस Z 56 माइनस 26 मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ Fe 2656 एटम। जरा अपने न्यूमेरिकल पर निगाह दौड़ाइए। हाइड्रोजन एटम का मास, न्यूट्रॉन का मास और Fe 2656 इस एटम का पूरे का मास, ये तीनों डाटा हमें गिवन है। हाइड्रोजन एटम का मास, न्यूट्रॉन का मास और Fe एटम का मास, ये सब हमें गिवन है। आप इन सबको यहाँ पुट कीजिए और फिर याद रखिए, मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। सभी एक्सप्रेशंस को आपने 931.5 से मल्टीप्लाई होते दिखाना है, या फिर यूं कर सकते हैं, या बाइंडिंग एनर्जी ना लिखकर पहले लिख दीजिए मास डिफेक्ट, इस वैल्यू को छोड़ दीजिए, बाद में यहाँ तक मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर 931.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। एग्जैक्टली आपका रिजल्ट जो है वो बाइंडिंग एनर्जी का आ जाएगा MEV के अंदर। हमें कोई कन्वर्जन वगैरह नहीं करनी पड़ेगी और आपका आंसर आना चाहिए अबाउट 492 MEV। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखें। 4 ग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल ऑफ हाफ लाइफ 10 years is kept in a store for 15 years. How much material remains? एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है, उसकी हाफ लाइफ 10 years है, उसको हमने 15 years के लिए स्टोर में रख दिया और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 4 ग्राम। 15 साल के बाद हमसे पूछा गया है कितना मटेरियल बाकी रह जाएगा। पहले हम इस डाटा को नोट करें। इनिशियल वैल्यू ऑफ द मटेरियल N is 4 ग्राम, N नॉट इज 4 ग्राम। हाफ लाइफ T और T हाफ इज 10 years.
गिवन टाइम इज 15 ईयर्स। हमसे पूछा गया है कितना मटेरियल बाकी रह जाएगा। हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, वेयर लेमडा इज डिके कांस्टेंट इज 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। इस क्वेश्चन में लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज 10 एंड द रिजल्ट विल बी इन पर ईयर्स, 10 ईयर्स। तो लेमडा इज 0.0693 पर ईयर। हम इसको यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, साथ ही साथ टी की वैल्यू भी पुट करते हैं। n विल बी n नॉट, व्हाट इज n नॉट? 4 ग्राम। e टू द पावर माइनस लेमडा, लेमडा इज 0.0693 per year, and what is the value of t? t is in this numerical it is 15 years. ईयर से ईयर कैंसिल हो गया, डायमेंशन की कोई दिक्कत यहाँ नहीं आई। अब हमारे पास n हो गया 4 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.0693 इंटू 15 ग्राम। लॉग टेबल को यूज कर या अदरवाइज आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपको बचा हुआ मास मिल जाएगा एंड दिस रिमेनिंग मास शुड बी 1.414 ग्राम्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द फ्रैक्शन ऑफ ए रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट इज 12.5%. इफ हाफ लाइफ इज 138 डेज फाइंड दैट टाइम पीरियड। एक रेडियोएक्टिव मटेरियल कुछ हमने लिया, उसकी हाफ लाइफ थी 138 डेज, उसे पड़ा रहने दिया, कुछ टाइम बीत गया, हमने दोबारा चेक किया तो वो इनिशियल वैल्यू का केवल 12.5% बाकी बचा था। हमसे पूछा गया कितना समय इस दौरान बीता था। हमें जो डाटा गिवन है पहले हम उसको नोट करें। हमें ये गिवन है कि द लेफ्ट मटेरियल इज 12.5% ऑफ इनिशियल वैल्यू, n अपॉन n नॉट इज 12.5%। इस मटेरियल की हाफ लाइफ t हाफ है 138 डेज। हमसे पूछा गया इतनी परसेंटेज रह गई, इसमें कितना टाइम बीता होगा। वही सेम इक्वेशन हम यूज करते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू टी, वेयर लेमडा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। इन दिस न्यूमेरिकल इट इज 0.693 डिवाइडेड बाय 138 एंड इट इज इन डेज। हम इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक चेंज और कर लें, एन नोट को इधर ले जाएं। n बाय एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। लेट अस पुट द वैल्यूज। n बाय एन नॉट इज 12.5 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लेमडा 0.693 बाय 138 डेज, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। लेट t बी t डेज। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल करने पर हमें मिलेगा 100 अपॉन 12.5 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0.693 by 138 into t. This becomes 8. Now दोनों तरफ log ले लीजिए। log 8 is equal to 0.693 by 138 into t into log e, and this log is on the basis of e, इसलिए log e क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस log e के बेस वाले log को 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 log 8 is equal to 0.693 by 138 into t days। log 8 की वैल्यू टेबल से देख सकते हैं, या आप यूं भी कर सकते हैं log 8 is equal to log 2 to the power 3, that is 3 times log 2, और log 2 की वैल्यू आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। इसे रखकर log 8 की वैल्यू निकालकर सारी कैलकुलेशन कर आप t कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपका t आना चाहिए 414 डेज। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर जो परसेंटेज बची हुई है ये 12.5 है। अगर ये 12.5 की जगह कुछ और भी होती तब भी आप इस न्यूमेरिकल को तो सॉल्व कर लेते, बट यहाँ 12.5 होने से एक एडवांटेज है। वो एडवांटेज क्या है? वो ये है कि इस न्यूमेरिकल को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। वो इस तरह से इनिशियल होता है 100%, एक हाफ लाइफ बीत जाने के बाद इसका 50% रह जाता है, 2 हाफ लाइव्स बीत जाने के बाद इसका भी आधा 25% रह जाता है,
एक और हाफ लाइफ बीत जाने के बाद इसका भी हाफ 12.5% रह गया। फोर्थ हाफ लाइफ बीत जाने के बाद इसका भी आधा 6.25% रह गया। फिफ्थ हाफ लाइफ बीत जाने के बाद 3.125% रह गया, एंड सो ऑन। अगर क्वेश्चन में दी गई परसेंटेज इनमें से कोई एक है तब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में भी परसेंटेज 12.5% है और ये डाटा हमें क्या बताता है कि 3 बार हाफ लाइव्स बीत जाने के बाद इतने परसेंट बाकी रह जाएगा। तो हमारे न्यूमेरिकल में हाफ लाइफ कितनी हुई थी? इन अवर न्यूमेरिकल द हाफ लाइफ इज हाउ मच? 138 days and we need 3 into half lives, 3 into 138, 414 days। सेम आंसर जो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस कर आया था वो डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, पर हर एक न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब रिमेनिंग परसेंटेज इनमें से कोई वैल्यू की हो तब। आज की क्लास में हमने एटॉमिक न्यूक्लियस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स किए। मुझे उम्मीद है आपने इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान से समझा होगा। इन न्यूमेरिकल्स को और इन जैसे और कई न्यूमेरिकल्स को मैं बार बार ये बात दोहराता आया हूं कि आपको खुद भी कई बार करना चाहिए। सोल्व न्यूमेरिकल्स को पहले, फिर अनसोल्व न्यूमेरिकल्स को। और मैं फिर आपको एक बार याद करा दूं, जब तक आप हर एक चैप्टर के एक अपने मन में अपने टाइम के अकॉर्डिंग जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसको देखते हुए अपना एक एम बना लीजिए कि हर एक चैप्टर के मैं 25 न्यूमेरिकल्स अनसोल्ड जब खुद अपने हाथ से कर लूंगा और उनके आंसर्स लगभग ठीक आ जाएंगे, तब आप ये मान सकते हैं कि आपको न्यूमेरिकल्स में कुछ परफेक्शन आ गई है। बाकी न्यूमेरिकल एंडलेस सी की तरह है, थ्योरी की लिमिट है पर न्यूमेरिकल्स की कोई लिमिट नहीं है। जितने कर लें उतने ही कम है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड अनसोल्ड न्यूमेरिकल करने चाहिए और देखने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।